गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं पूजा मैम आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। लास्ट रिवीजन में हमने देखा था भरत में भी हमने क्या देखा था कि शकुंतला और दुष्यंत का पुत्र है भरत, और वो वन में सिंह के बच्चे को घसीटता हुआ लाता है और कहता है कि अपना मुख खोल, मैं तुम्हारे दांत गिनूंगा। जो दो तपस्विनियाँ उसकी देख रेख में थी उस मना कर रही है, लेकिन वो अठी बालक मानता ही नहीं है। तभी दुष्यंत भी वहां पे एक पेड़ के पीछे ये सारी बातें सुनता है। तभी दुष्यंत ने भी सोच रहा है कि मैं इस बच्चे से इतना आकर्षण क्यों हो रहा है मुझे। पहली तपस्विनी खिलौना लेने जा रही थी, फिर बाद में दूसरी तपस्विनी दुष्यंत को देख गई और कहा कि आप इसे समझाओ। तो दुष्यंत की बात तुरंत ही मान लेता है, और तभी दूसरी तपस्विनी मोर लेके आती है। तब पता चलता है इसकी माँ का नाम शकुंतला है। फिर तभी उसके हाथ से रक्षाबंधन जो अपराजित था, मरीचि के पुत्र कश्यप ने दिया हुआ था, वो गिर जाता है। तभी दुष्यंत कहता है कि वो सामने पड़ा, मैं दे देता हूँ। तभी दोनों तपस्विनियाँ मना करती है। जब दुष्यंत उठाकर देता है तब कहते हैं कि ये जो है, ये अपराजित जो रक्षाबंधन है वो ऐसा है कि इसके माता पिता के सिवाय और कोई इसे छू भी नहीं सकेगा। अगर किसी ने छू लिया तो वो सांप बनकर उसे डस लेगा। तो दुष्यंत ने कहा, आपने ऐसा देखा है? तो तपस्विनियों ने कहा, बहुत बार। तभी तपस्विनियाँ और दुष्यंत को पता चल जाता है कि यह दुष्यंत और शकुंतला का पुत्र ही है, और दुष्यंत खुशी से झूम उठे और उसको अपने गोद में ले लिया, और वहाँ पे पर्दा गिर जाता है। तभी हमने माँ कह एक कहानी स्टार्ट की थी, जिसमें हमने देखा था कि क्या देखा था कि हमने गान किया हुआ था, और मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखा हुआ है। मैथिली शरण गुप्त जी हिंदी साहित्य के बड़े नामचीन कवियों में से एक है। मैथिली शरण गुप्त कवि राष्ट्र कवि के रूप से जाने जाते हैं। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म सन 1886 में चिरगांव जिला झांसी उत्तर प्रदेश में हुआ था। बचपन से ही कविता में उनकी रुचि थी। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की प्रेरणा से वे खड़ी बोली की ओर मुड़े और उनकी कविताओं में निखार आया। उन्होंने अपनी कविताओं में भारतीय जीवन को समग्रता से समझने एवं प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। खड़ी बोली हिंदी के प्रारंभिक अन्यायों में से एक है। साकेत गुप्त जी द्वारा लिखित महाकाव्य है। इसके अतिरिक्त यशोधरा, पंचवटी, भारत भारती तथा जयद्रथवध आदि उनकी मुख्य काव्य कृतियाँ हैं। इनकी मृत्यु सन 1964 में हुई थी। मरने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है, यह उक्ति चरितार्थ हुई है। गौतम बुद्ध के जीवन से संवाद से लिखी इस कविता में गौतम बुद्ध बचपन की एक घटना का उल्लेख है, जिसमें उनका पुत्र राहुल माँ यशोधरा से राजकुमार सिद्धार्थ की उसी कहानियों को दोहराने का आग्रह करता है, जिसे उपर्युक्त उक्ति परिभाषित हुई थी। हमारा देश धर्म प्रचलित है, इनमें एक बौद्ध धर्म भी है।
इस धर्म को प्रवर्तक गौतम बुद्ध जीव दया को बहुत महत्व देते थे। इस कविता में भी उन्हें एक जीवन की एक घटना संवाद शैली में प्रस्तुत की है। यह संवाद शैली यशोधरा और उसके पुत्र राहुल के बीच में हुई है। सिद्धार्थी आगे चलकर बुद्ध के नाम से प्रचलित हुए हैं। तो सबसे पहले माँ कह एक कहानी। बेटा समझ लिया तूने मुझे अपनी नानी, कहती है मुझसे यह चेटी, तू मेरी नानी की बेटी। कह माँ कह लेटी ही लेटी, राजा था या रानी, माँ कह एक कहानी। तू है हठी मानधर मेरे, सुन उपवन में बड़े सवेरे, तात भ्रमण करते थे तेरे, जहाँ सुरभि मनमानी, जहाँ सुरभि मनमानी। हाँ माँ यही कहानी। वर्ण वर्ण के फूल खिले थे, झलमल कर हिंद बिंदु जिले थे, हल्के झोंके हिले मिले थे, लहराता था पानी, लहराता था पानी। हाँ हाँ यही कहानी। गाते थे खग कल कल स्वरों से, सहसा एक हंस ऊपर से, गिरा बिग्ध होकर खग सर से, हुई पक्ष की हानि, हुई पक्ष की हानि, करुणा भरी कहानी। चौंक उठ उन्होंने से उसे उठाया, नया जन्म सा उसने पाया, इतने में आंखें टक आया, लक्ष्य सिद्धि की मानी, लक्ष्य सिद्धि की मानी, कोमल कठिन कहानी। मांगा उसने आहक्त पक्षी, तेरे तात किंतु थे रक्षी, तब उसने जो था खग बख्शी, हट करने की ठानी, हट करने की ठानी। अब बढ़ चली कहानी। हुआ विवाद सहृदय में, सहृदय निर्दय में, उभय आग्रही थे स्व विषय में, गई बात तब न्यायालय में, सुनी सभी ने जानी, सुनी सभी ने जानी, व्यापक हुई कहानी। राहुल तू निर्णय कर इसका, न्याय पक्ष लेता है किसका, कह दे निर्भय जय हो जिसका, सुन लो तेरी बानी। माँ मेरी क्या बानी, मैं तो सुन रहा कहानी। कोई निरपराध को मारे तो क्यों न अन्य उसे उबारे, रक्षक पर भक्षक को वारे, न्याय दया का दानी, न्याय दया का दानी। तूने सुनी कहानी। सिद्धार्थ आगे चलकर किस नाम से पहचाने गए। सिद्धार्थ आगे चलकर किस नाम से पहचाने गए। राहुल के माता पिता, राहुल के माता पिता का नाम बताइए। राहुल के माता पिता का नाम बताइए।
इस कविता का हम समझना स्टार्ट करते हैं। माँ कह एक कहानी, बेटा समझ लिया तूने क्या मुझे अपनी नानी। यहाँ पे राहुल और यशोधरा के बीच में संवाद हो रहा है और राहुल हट करके बैठा हुआ है कि माँ तू मुझे एक कहानी सुना, और यशोधरा कहती है कि बेटा क्या तूने मुझे अपनी नानी समझ रखा है। हमको पता होता है कि हमें अपनी नानी और दादी कहानियाँ सुनाते हैं, तो इसीलिए यशोधरा ने भी कहा कि क्या तूने मुझे अपनी नानी समझ रखा है। कहती है मुझसे यह चेटी, तू मेरी नानी की बेटी। माँ कह माँ लेटी ही लेटी, राजा था या रानी। माँ कहो ये कहानी। बच्चे बड़े चालाक होते हैं, तो बच्चों ने इस बच्चे ने कहा कि यह दासी मुझसे कहती है, चेटी माने दासी, दासी मुझसे कहती है कि तू मेरी नानी की बेटी है, इसीलिए तू मुझे कहानी सुना। तू लेटी ही लेटी, सोते सोते मुझे कहानी सुना, लेकिन मुझे तू कहानी सुना। राजा था या रानी, कहा मुझे एक कहानी। तू है हठी मानदर मेरे, सुन उपवन में बड़े सवेरे, तात भ्रमण करते थे तेरे, जहाँ सुर भी मनमानी, जहाँ सुर भी मनमानी। हाँ माँ यही कहानी। देखो क्या कहते हैं कि तू है हठी मानदर मेरे, हे बेटे तू मेरा बेटा बहुत जिद्दी है, तो सुन अब मैं तुझे एक कहानी सुनाती हूँ, ध्यान से सुनना मेरी कहानी। एक दिन बड़े सवेरे उपवन में, उपवन माने बाग में, तेरे पिताजी भ्रमण कर रहे थे, माने घूम रहे थे, बगीचे में घूम रहे थे। उस समय वातावरण में मनपसंद खुशबुएं फैली हुई थी, मनपसंद खुशबुएं फैली हुई थी। हाँ माँ यही कहानी। अब यशोधरा ने कहानी स्टार्ट की थी कि एक दिन सवेरे, बड़े सवेरे तेरे पिताजी बगीचे में घूम रहे थे और वहाँ पे बहुत अच्छी सी खुशबुएं फैली हुई थी। तो राहुल तभी बोला, हाँ हाँ जहाँ खुशबू फैली हुई थी ऐसी ही कहानी मुझे सुननी है। वर्ण वर्ण के फूल खिले थे, जलमर कर हिंद बिंदु जिले थे, हल्के झोंके हिले मिले थे, लहराता था पानी, लहराता था पानी। हाँ हाँ यही कहानी। बगीचे में तरह तरह के फूल खिले हुए थे, उन पर ओस की बूंदें चमक रही थी, हवा के हल्के हल्के झोंके से वो फूल हिल रहे थे और उन पर ओस का पानी लहराता था। आप भी देखो अब विंटर स्टार्ट होगा, तो विंटर में क्या होता है, सुबह सुबह ओस होती है, फॉग, तो पानी की बूंदें जम जाती है, तो जब सूर्य की किरण पड़ते हैं तो वो चमक उठते हैं, और उसमें साथ में अगर जो हवा के हल्के झोंके आते हैं तो जैसे पानी लहराता हो ऐसा हमें लगता है। तो वहाँ पे भी बगीचे में भी यही हालत कुछ थी। राहुल ने पूछा, वहाँ लहराता था पानी? हाँ माँ मुझे ऐसी ही कहानी आपसे सुननी है। गाते थे खग कल कल स्वर से, सहसा एक हंस ऊपर से गिरा बिग्ध होकर खग सर से, हुई पक्ष की हानि, हुई पक्ष की हानि, करुणा भरी कहानी। पक्षी भी मधुर स्वर में वहाँ गाते थे। अचानक से एक हंस ऊपर से नीचे गिरा, उसका पंख घायल हुआ था, वो बाण से
बिंदकर नीचे गिरा हुआ था, इसीलिए उसके पंख में लग गई थी। दुखी होकर राहुल ने कहा, पंख घायल हो गया था? बहुत दर्दनाक कहानी है। उन्होंने उसे उठाया, नया जन्म सा उसने पाया, इतने में आखिर तक आया, लक्ष्य सिद्धि की मानी। लक्ष्य सिद्धि की मानी, कोमल कठिन कहानी। तेरे पिताजी चौंक उठकर, उसके स्पर्श से ही पक्षी ने मानो नया जन्म लिया हो। उसी समय शिकारी, आखिर तक माने शिकारी आ पहुंचा और इस बात का गर्व था कि उसने निशाना सही बिठाया है। लक्ष्य सिद्धि की मानी, क्या अचूक निशाने का अभिमानी है वो? हाँ, कोमल भी है और कठोर भी है कहानी। सबसे पहले क्या कहा? करुणा भरी कहानी है। अब कहते हैं कोमल और कठोर है। कोमल किस तरह से? क्योंकि सिद्धार्थ ने चौंककर उस हंस को उठा लिया था, पक्षी को उठा लिया था, और उसके छूने से ही उस पक्षी ने मानो नया जन्म लिया हो। इसीलिए कोमल और कठोर, इसलिए कि उसी समय वो शिकारी वहाँ आकर उस पक्षी को अपने सही निशाना लगाकर उसको मारा है। इस बात का गर्व है, इसीलिए वो पक्षी उसको चाहिए, इसीलिए वो कठोर है। मांगा उसने आहत पक्षी, तेरे तात किंतु थे रक्षी। तब उसने जो था खग बख्शी, हठ करने की ठानी। हठ करने की ठानी, अब बढ़ चली कहानी। देखो अब क्या कहते हैं कि मांगा उसने आहत पक्षी, माने कि शिकारी ने तेरे पिताजी से घायल पक्षी मांगा, लेकिन तेरे पिताजी उस पक्षी के रक्षक थे, रक्षा करने वाले थे। तब पक्षियों का मांस खाने वाला शिकारी उस पर अड़ गया, जिद करने लगा कि यह पक्षी मेरा है, मुझे दे दो। हट करने की ठानी, अब बढ़ चली कहानी। राहुल बोला, वो अड़ गया, अब तो मामला बहुत बढ़ गया होगा। हुआ विवाद सहृदय निर्दय में, उभय आग्रही थे सविषय में। गई बात तब न्यायालय में, सुनी सभी ने जानी, सुनी सभी ने जानी, व्यापक हुई कहानी। तो इस प्रकार दया करने वाला और बचाने वाला, दया करके बचाने वाला और निर्दयता पूर्वक मारने वाला, दोनों के बीच में बहस होने लगी और दोनों अपनी बात पर अड़े रहे। तब यह बात न्यायालय में पहुंची और न्यायालय में सभी ने यह बात सुनी और मालूम की। तब राहुल कहता है, यह बात न्यायालय में गई और सभी ने इसे जानी, सुनी और मालूम की। तब तो यह बात चारों तरफ फैल गई होगी ना माँ? हाँ माँ, मुझे ऐसी ही कहानी सुननी है। राहुल, तू निर्णय कर इसका, न्याय पक्ष लेता है किसका? कह दे निर्भय जय होकर जिसका, सुन लो तेरी बाणी। माँ, मेरी क्या बाणी, मैं तो सुन रहा था कहानी। अब तक की कहानी जो थी वो यशोधरा कह रही थी। तो यशोधरा ने अब राहुल से कहा कि राहुल, तू निर्णय कर इसका कि न्याय पक्ष किसका लेगा, तेरे पिताजी का या शिकारी का? तू निर्भय होकर, निडर होकर तू कह दे कि इसकी विजय होगी। मैं सुन लूँ तेरी बानी। अब तू होता तो इस पर क्या न्याय देता, तो मैं सुन लूँ तेरी बानी, तू क्या कहेगा तो मैं सुनना चाहती हूँ। तभी राहुल कहता है कि मेरी क्या बानी, मैं तो सुन रहा कहानी, मुझे क्या,
मैं कहाँ से न्याय करूं? मैं तो ऐसी कहानी सुन रहा था। यशोधरा कहती है कि हे राहुल, तू इस विवाद का निर्णय कर और बता दे कि न्याय किसका पक्ष लेता है। तू निर्भय होकर बता दे कि इसमें विजय किसकी है। जरा तेरी बात भी तो सुन लूं। राहुल कहता है कि माँ, मैं क्या बात बताऊं? मैं तो यह कहानी सुन रहा था। कोई निरपराधी को मारे तो क्यों अन्य न उसे उबारे। रक्षक पर भक्षक वारे, न्याय दया का दानी, न्याय दया का दानी। तूने सुनी कहानी? तू यहाँ पे कोई किसी निर्दोष को मार रहा हो तो दूसरा कोई उसे क्यों ना बचाए। न्याय तो वही है जो दया के पक्ष में हो, जो मारने वाले के पक्ष में नहीं हो, बचाने वाले के पक्ष में हो। राहुल ने कहा, क्या दया न्याय का दान देती है? यशोधरा बोली, तूने सचमुच कहानी समझ ली है कि आखिर में वो पक्षी किसके पास रहा होगा। राहुल के पिताजी कहाँ भ्रमण करते थे? कब? राहुल के पिताजी बड़े सवेरे बगीचे में भ्रमण करते थे। आखेटक ने राहुल के पिताजी से क्या मांगा? आखेटक ने राहुल के पिताजी से क्या मांगा? आखेटक ने राहुल के पिताजी से अपना शिकार मांगा। उपवन की शोभा कैसी थी? उपवन में तरह तरह के रंगों वाले फूल खिले थे। उन फूलों पर ओस की बूंदें चमक रही थी। हवा के हल्के हल्के झोंके से सब वे बूंदें एक दूसरे से मिलती थी तो उनमें लहर से उत्पन्न हो जाती थी। फूलों की सुगंध से सारे उपवन में फैली हुई थी। पेड़ों पर बैठे पक्षी भी कलकल स्वरों में गा रहे थे। इस प्रकार सुबह के समय उपवन की शोभा अत्यंत मनोहर थी। माँ से कहानी सुनकर पुत्र ने क्या निर्णय सुनाया? पुत्र छोटा था पर बुद्धिमान था। माँ से कहानी सुनकर उसे पक्षी के प्रति सहानुभूति उत्पन्न हुई। उसने कहा कि यदि कोई किसी निर्दोष को मारे तो दूसरा उसे क्यों ना बचाए। न्याय में दया की भावना होनी चाहिए, इसीलिए बचाने वाला हमेशा मारने वाले से बड़ा होता है। राहुल को कहानी कैसी लगी? राहुल को कहानी कैसी लगी? आखेटक किस बात पर अड़ गया? आखेटक किस बात पर अड़ गया? घायल पक्षी को किसने
उठाया। सिद्धार्थ आगे चलकर किस नाम से पहचाने गए? राहुल के माता पिता का नाम बताइए। राहुल को कहानी कैसी लगी? आखिर तक किस बात पर अड़ गया? घायल पक्षी को किसने उठाया? अब आगे चलते हैं। चैप्टर नंबर 9। ममता। जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद। ये 5 क्वेश्चन पहले आप लिख लो। तो आगे बढ़ते हैं। ममता कहानी, जिसके लेखक है जयशंकर प्रसाद जी। जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद का जन्म 30 जनवरी 1889 में वाराणसी में हुआ। प्रसाद जी मूलतः कवि हैं। उन्होंने नाटक, कहानियाँ, निबंध और उपन्यास भी लिखे। उनकी रचनाओं में मुख्य स्वरूप से भारत की ऐतिहासिक संस्कृति की झलक मिलती है। उनके प्रमुख नाटक हैं चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, कामिनी, कामायनी उनका प्रसिद्ध महाकाव्य है। उनका निधन 14 जनवरी 1937 में हुआ था। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित इस कहानी की नायिका ममता है। ममता विधवा है। हमारी भारतीय संस्कृति में अतिथि को देवता तुल्य माना गया है। उसको उसके धर्म और जाति पर ध्यान दिए बिना उसका स्वागत करने के लिए ही कहा गया है। इतिहास के आधार पर लिखी गई जयशंकर प्रसाद की इस कहानी का प्रमुख सूत्र है अतिथि देवो भव। ममता विधवा है। रोहतास दुर्ग की मंत्री चूड़ामणि अपनी इस एकमात्र स्नेह पालिता पुत्री के दुख से अत्यंत दुखी है। वे उसका भविष्य सुरक्षित करने का प्रयास करते हैं, किंतु पिता द्वारा भिजवाए गए सुवर्ण उपहारों को ममता लौटा देती है। डोलियों में छिपकर बैठे पठान सैनिकों ने अगले ही दिन दुर्ग पर अधिकार कर लिया।
चूड़ामणि वहीं मारे गए। किंतु ममता वहाँ से सुरक्षित काशी के उत्तर में स्थित एक विहार में जा पहुँची और वहीं रहने लगी। लंबा समय बीत गया। अपनी झोपड़ी में बैठी ममता दीप के आलोक में पाठ कर रही थी कि एक भीषण और हताश आकृति ने आश्रय मांगा। संकोचपूर्वक ममता ने अतिथि धर्म का पालन करते हुए उस पथिक को आश्रय दिया। वह पथिक और कोई नहीं हुमायूं था, जिसने सुबह होने पर अपने एक सैनिक मिर्जा को इस वृद्धा की टूटी झोपड़ी बनवाने का आदेश दिया। ममता अब 70 वर्ष की हो चली थी। अचानक उसे एक अश्वारोही की आवाज़ सुनाई दी, जो उसकी झोपड़ी के बाहर में पता पूछ रहा था। ममता उस मुगल अश्वारोही को वो स्थान सौंप कर अनंत यात्रा पर चली गई। उस स्थान पर एक आकर्षक मंदिर बना, जिसका शिलालेख पर सातों देश के नरेश, हुमायूं और उसके पुत्र अकबर का नाम तो लिखा था, किंतु ममता का कहीं जिक्र न था। तो ये एक कहानी है। तो इस कहानी में हुमायूं के बारे में कहा है। तो हुमायूं के बारे में तो आपने हिस्ट्री में पढ़ा ही होगा। तो हुमायूं कौन है और उसके बेटे अकबर के बारे में हम सब जानते ही हैं। रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठी हुई युवती ममता क्षोण के तीक्ष्ण गंभीर प्रवाह को देख रही थी। मन में वेदना, मस्तक में आंधी, आँखों में पानी की बरसात लिए वो विकल थी। वह रोहतास दुर्ग के मंत्री चूड़ामणि की एकमात्र दुहिता थी। उसके लिए वो कोई अभाव होना असंभव था, परंतु वो विधवा थी। उसकी विडंबना का अंत कहाँ था। रोहतास दुर्ग माने किला के प्रकोष्ठ में बैठी हुई कमरे में, रोहतास के एक किले के एक कमरे में बैठी हुई युवती ममता दुखी हुई तीक्ष्ण गंभीर स्व प्रवाह को देख रही थी। नदी के प्रवाह को देख रही थी। मन में वेदना, मस्तक में आंधी, आँखों में पानी की बरसात लिए विकल थी। मन में वेदना थी, दुख था, मस्तक में आंधी, मस्तक में विचार चल रहे थे, आँखों में पानी की बरसात, आँखों में से पानी बह रहा था, माने अश्रु बह रहे थे। वो रोहतास दुर्ग के मंत्री चूड़ामणि की एकमात्र दुहिता थी। वो रोहतास दुर्ग माने किले के मंत्री चूड़ामणि की एकमात्र पुत्री थी। दुहिता माने पुत्री थी। उसके लिए कोई अभाव होना असंभव था। उसके लिए कोई अभाव होना असंभव था। मंत्री थे, इसीलिए कोई अभाव उसके लिए नहीं था। क्षोण नदी का नाम है, परंतु वो विधवा थी। उसकी विडंबना का अंत कहाँ था। वो विधवा थी, इसीलिए उसके दुख का कोई अंत नहीं था। चूड़ामणि ने चुपचाप उस प्रकोष्ठ में प्रवेश किया। क्षोण के प्रवाह और उसके कलनाद में ममता अपने जीवन मिलाने में बेसुध थी। चूड़ामणि ममता के पिताजी चुपचाप उस कमरे में दाखिल हुए। उसने देखा कि जो क्षोण नदी है उसके प्रवाह के आवाज में ममता अपने जीवन को मिलाने में बेखबर खड़ी थी। उसको पता नहीं चला कि उसके पिताजी कब उस कमरे में दाखिल हुए, क्योंकि वो अपने जीवन के बारे में सोच रही थी।
मन में कई सारे विचार चल रहे थे और आंखों में से अश्रु बह रहे थे। पिता का आना न जान सकी। चूड़ामणि व्यथित हो उठे। स्नेह पालिता पुत्री के लिए क्या करे, यह स्थिर न कर सके थे। जब पिताजी ने अपनी बेटी की यह हालत देखी तो वो बहुत दुखी और व्यथित हो गए और वहाँ से चले गए, क्योंकि वो अपनी बेटी को ऐसी हालत में नहीं देख सकते थे और सोचने लगे अब मैं क्या करूं तो उसका जीवन अच्छा हो जाए। लौटकर बाहर चले गए। ऐसा प्रायः होता, परंतु आज मंत्री के मन में बड़ी दुश्चिंता थी। पैर सीधे न पड़ते थे। वो बाहर चले गए क्योंकि उसे देखने हर रोज ऐसा नहीं होता था, लेकिन आज ममता की जो हालत थी वो उसे नहीं देख सकते थे। वो इतने व्यथित हो गए कि वो चलने फिरने में भी असमर्थ हो गए, क्योंकि उसके पैर सीधे नहीं पड़ रहे थे। एक पहर बीत जाने पर वे फिर ममता के पास आए। उस समय उनके पीछे 10 सेवक चांदी की बड़े थालों में कुछ लिए खड़े थे। कितने ही मनुष्य के पद शब्द सुन ममता घूमकर देखा। मंत्री ने सब थालों को रखने का संकेत दिया। अनुचर थाल रखकर चले गए। थोड़ा समय बीत जाने पर फिर से वो ममता के पास आए और उनके साथ 10 सेवक चांदी की थालों में कुछ गिफ्ट लेकर आ रहे थे। और इतने पैरों की आवाज़ और इतने लोगों की आवाज़ सुनकर ममता पीछे घूमती है तो मंत्री उनके 10 सेवक के साथ चांदी की थाल लेकर खड़े रहते हैं। तभी मंत्री के इशारे पर वो सेवक जो नौकर वो थाल रखकर चले जाते हैं। ममता ने पूछा, यह क्या है पिताजी? तेरे लिए उपहार है, कहकर चूड़ामणि ने आवरण उलट दिया। इतने थाल देखकर ममता चौंक उठती है और कहती है कि पिताजी ये सब क्या है? तब मंत्री चूड़ामणि कहते हैं कि यह सब तेरे लिए है मेरी बेटी, ये सब उपहार है, गिफ्ट है। सुवर्ण और जो उस पर ढका हुआ कपड़ा था वो उसे हटा दिया। सुवर्ण का पीलापन उस सुनहरी संध्या में विकीर्ण होने लगा। ममता चौंक उठी। इतना सुवर्ण यह कहाँ से आया? इतना सोना था कि संध्या का समय होने था तो जिस तरह से सूर्य भी सुनहरी हो गया था, उसी तरह सोने का पीलापन कमरे में हर जगह पे दिखने लगा था। तभी ममता ने पूछा, इतना सारा सोना अब कहाँ से लाए? और मंत्री चूड़ामणि निरुक्त होकर वहाँ पे खड़े रहे। उसके पास कोई आंसर नहीं था। चुप रहो ममता, यह तुम्हारे लिए है। और कहते हैं कि चुप रहो, कोई क्वेश्चन मत करो, ये तुम्हारे लिए है। तो हम यहाँ तक रखते हैं, आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आज हमने देखा भरत हमने आगे देखा था। उसके बाद हमने देखा माँ कह एक कहानी, जिसमें सिद्धार्थ और यशोधरा के पुत्र राहुल ने जिद करके कहानी सुनने की बात की थी। उसमें राहुल को यशोधरा कहानी सुनाती है, किसकी? सिद्धार्थ की। और उसमें कहा कि किस प्रकार से सिद्धार्थ ने उस पक्षी को बचाया था और आखिर तक और सिद्धार्थ के बीच में कैसी बहस हुई। और यशोधरा अंत में पूछती है कि न्याय किसका पक्ष लेगा, अब तू हमें बता। तब राहुल कहता है कि मैं तो कहानी सुन रहा था, लेकिन न्याय जो है दया का दानी होता है, को बचाने वाला बड़ा होता है, मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। यह कहानी हमें सीख देती है। और राहुल भी बड़ा बुद्धिमान लड़का था, इसीलिए उसने यह आंसर दिया। तब हमने बाद में स्टार्ट किया ममता, शंकर प्रसाद कहानी
हुमायूं और ममता के बीच, ममता जो रोहतास दुर्ग के किले के मंत्री चूड़ामणि की एकमात्र पुत्री है और वो भी विधवा है। इसी कारण चूड़ामणि को बहुत चिंता होती है। उसके बारे में हमने अभी तक पढ़ा है, आगे हमें और पढ़ना है। तो आज का लेक्चर हम यहाँ पे समाप्त करते हैं। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।